नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आज खबर खास में हमारा खास मौजू फानी तूफान की तबाही। तूफान फानी ओडिशा के साहिली इलाकों से टकरा चुका है। पुरी में 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9:30 बजे ये समुद्री किनारे से ये तूफान टकराया और जिस वक्त तूफान फानी टकराया उस वक्त उसकी जो रफ्तार है वो 175 से 180 किलोमीटर फी घंटे थी। और उसके बाद दर्जनों दरख्त के उखड़ जाने की खबरें हैं। वीडियोस भी इस तरह के आए हैं। दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, ये भी खबर है। हालांकि जो अनऑफिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उड़ीसा में मरने वालों की तादाद 2 या 3 तक हो चुकी है। उड़ीसा में 15 अजला के लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तूफान फानी के पेश नज़र 4 रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। खबर यह भी है कि जब यह समुद्री साहिल से टकराया था तूफान फानी, उस वक्त इसकी जो रफ्तार है 175 से 80 किलोमीटर थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद इसकी जो रफ्तार है वो तेज हो गई और फिर जोरदार बारिश उन इलाकों में होने लगी। इसकी रफ्तार 200 से ज्यादा यानी 200 किलोमीटर फी घंटे से भी ज्यादा बताई गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान फानी मगरबी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की जानिब चला जाएगा। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में भी तूफान फानी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने वार्निंग और उसके अलावा कोस्ट गार्ड ने वाइजैग में यानी जो विशाखापट्टनम है, चेन्नई और पारादीप, गोपालपुर, हल्दिया, फ्रेजरगंज और कोलकाता में भी डिजास्टर रिलीफ की 34 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा वाइजाग और चेन्नई में कोस्ट गार्ड्स के 4 जहाज तैनात किए गए हैं और जो नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं और जहां कहीं जरूरत महसूस की जा रही है किसी तरह की मदद की, वो उसमें लगातार लगे हैं। विशाखापट्टनम में बहरिया के 13 जहाजों को नागहानी सूरत हाल के पेश नजर तैयार रखा गया है, ऐसी भी खबर है। तूफान के मद्देनजर 100 से जायद ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बाद में यह भी खबर आई है कि ये ट्रेनें जो रद्द की गई हैं उनकी तादाद ज्यादा है। लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी गई है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहें। जो मौसम विभाग है उसने अपनी वार्निंग में कई बातें कही हैं। बंगाल जो खलीज बंगाल है उसमें फानी तूफान की वजह से 2 और 3 मई 2019 को प्रदेश में हल्की से थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 30 से 40 किलोमीटर जो हवा की रफ्तार होगी वो रहेगी आम इलाकों में। इसकी वजह से जो नमी है उसमें इजाफा होगा और ज्यादा से ज्यादा ये इजाफा 80 से 90% भी हो सकता है। किसानों को भी सलाह दिया गया है कि वो फानी चक्रवात जो है, साइक्लोन है, जो तूफान, उसके असर को देखते हुए किसानों को कहा गया कि भंडार जहां पर वो जमा करते हैं अपने अनाज को, सलाह दी जा रही है कि वो नमी और तेज हवा से फसल को होने वाले नुकसान से बचने के लिए जो कटी हुई फसल है उसे खुले में रखें और अनाज और खेतों में तैयार फसल को काटकर महफूज जगह पर रखने की कोशिश करें, जहां तक हो सके उससे नमी से बचाएं। मौसम विभाग जो है उसकी तरफ से ये जो बताया जा रहा है ऐसा शुबा है कि हो सकता है कि 2 मई के साथ साथ ये 3 मई, तो पहले से भी बताया गया था कि 2 मई को तूफान टकराएगा, लेकिन अब 3 मई के बाद जिस तरह से पहले उम्मीद थी कि इसमें काफ़ी देर हो सकती है, दोपहर के बाद ये तूफान टकराएगा, लेकिन ये पहले ही दिन के पहले हिस्से में तूफान टकराया और उसके नतीजे में काफ़ी नुकसानात भी बताई जा रही हैं। कोलकाता से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के वहाँ पर हालात हैं, तैयारियां कैसी हैं और क्या जिस तरह से तैयारियां की गई थी वो तैयारियां जो है काम आई। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ेंगे जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं इस तरह के मामले में जब मौसम का मिजाज बदल रहा होता है। सुधीर जैन, आपका भी इस्तकबाल है, हम आपके पास भी आएंगे इस सवालों के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं अपने नुमाइंदा शबाना एजाज का, जो इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं। शबाना, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक मगरबी बंगाल में खास तौर से उन इलाकों में जो बिल्कुल समंदर के सतह से सटे हैं, वहां पर किस तरह की सूरत हाल है?
बिल्कुल विशाल, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी दिनों पहले से ही वेदर जो दफ्तर है वो अलर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत को तैयारियां करने में वो काफ़ी वक्त मिला। आप देखें कि आज सुबह ही ममता बनर्जी जिनकी रैली होने वाली थी, इंतखाबी रैली, उसके वो कैंसिल कर दिया है और कहा है कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में, जब साइक्लोन की जो है खबर आ रही है और बंगाल में ये साइक्लोन टकराएगा, तो वो ऐसे मुश्किल वक्त में वो आवाम के साथ रहेंगी। साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी 5 मई को कोलकाता बंगाल आने वाले थे, उनकी भी इंतखाबी रैली थी, जिसे कह दिया गया है कि वो अब 5 मई का जो है वो जलसा जो है वो कैंसिल किया गया है, शायद वो 6 को हो। तो इस तरह से जो है आप देखें कि साइक्लोन के लिए जो सियासी लीडरान है, जो इलेक्शन को लेकर उनके जो एक्टिविटी थी, वो जो है वो पूरी सरगर्मियां जो है वो ठप पड़ गई हैं। और साथ ही साथ बंगाल में खासकर जो है वो बचाव के लिए काफी इकदाम किए गए हैं। जावेद अहमद खान जो डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि काफी नई टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, खासकर साहली इलाकों में जो है वो ध्यान दिया गया है। बंगाल के दीघा और मंदारमनी जो साहली इलाके हैं और दूर दूर से लोग जो है यहाँ आते हैं, सयाहों की भीड़ रहती है, तो इन इलाकों को जो है वो खाली कराया गया है। जो समुद्र के किनारे जिनके मकानात है उन्हें महफूज जगह पहुंचाया गया है और तमाम तरह इकदाम किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई थी, सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन जो रियासती अस्पताल है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो अस्पताल है और जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ किसी को भी हर एक की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। जो बेड है वो रिजर्व किए गए हैं कि अगर ऐसे हालात होते हैं, तो अगर फानी तूफान से जो है वो मुतासरीन अगर आते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल हेल्प जो है वो दी जाएगी। तो तमाम तरह इकदाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस साल आपको याद होगा कि बंगाल में एक ऐसा ही आयला तूफान टकराया था और उसका एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो है वो हुकूमत की तरफ से था। 23 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हुए थे, जिनकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। खुद रियासती वजीर जो जावेद खान है, उन्होंने भी एतराफ किया है कि वो आज भी उस खमियाजे को जो है वो लोग भुगत रहे हैं और अभी भी वो कैंपों में हैं, उन्हें अभी भी वो नॉर्मल जिंदगी में जो है वो लौट कर नहीं आए हैं। हजारों बच्चे जो है वो यतीम हो गए और उन इलाकों में जहां आयला आया था, वहां कई ऑर्फनेज जो है वो बने और वहां उन बच्चों की जो है वो परवरिश की जाती है। तो अंदाजा लगाएं कि उस आयला तूफान के बाद अब इस तरह का एक, हालांकि इससे पहले तितली तूफान भी आने की खबर थी, लेकिन उसका रुख जो है वो मुड़ गया था और बांग्लादेश की तरफ चला गया था, बंगाल बच गया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, और जिस तरह के वेदर है सुबह से ही, हालांकि कहा गया था कि शाम के वक्त जो है वो जो साइक्लोन आने की जो है वो खदशा है, लेकिन सुबह से जिस तरह से मौसम थी, तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद जो है वो और लोगों में भी एक पैनिक की पोजीशन है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो तमाम तर इकदाम जो है वो तैयारी किए हुए हैं और जिस तरह से सुबह वेदर खराब हुआ, उसके बाद एक बार फिर तैयारियों का जो है वो दोबारा जायजा लेने का मौका मिला है। और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से इलेक्शन है, सोमवार को यहाँ इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में हुकूमत की तरफ से तमाम तर हिफाजती इकदाम जो है वो भरपूर तरीके से शायद किए जाए। जी शबाना, इस बीच में सबसे पहले एक बार जरा अपने नाज़रीन को ये नंबर बता देना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वज़ारत दाखिला, उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कई तरह के नंबर्स हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जरिए नंबर जारी किया गया है 1938। ये नंबर है 1938। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वज़ारत दाखिला हिंदुस्तान की जानिब से यह नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर फ़ोन करके किसी भी तरह की जानकारी, ख़ासतौर से ट्रेनों के आने जाने को लेकर या कहीं पे अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, कहीं आपको किसी तरह का कोई खदशा है, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो 1938 पे आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। शबाना, आपके पास फिर से मैं एक बार आ रहा हूं। मेरा सवाल एक बार ये सवाल कि ना तो इलेक्शन कमीशन की सख्त वार्निंग ने किसी को रोका और ना मौसम रोक पाया, लेकिन ये जो आज फानी तूफान है, इसने कई सियासी रैलियों को होने से रोक दिया है। जाहिर है जो एक इंतखाबी मौसम था उसमें थोड़ा रखना तो पड़ेगा, लेकिन शबाना, क्या बंगाल से कहीं ऐसे कोई जानी नुकसान की खबर मिली है? देखिए, अब तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं मिली है और कोई जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन जो साहिली इलाका है दीघा और मंदारमनी, वहाँ तेज हवाएं चल रही है, तो दुकानों को बंद किया गया है और जिनके वो शेल्टर लगे दुकान होते हैं, उन इलाकों में खासकर
आप देखेंगे कैंप की तरह वो दुकान होती है टीन की बनी हुई, तो उन दुकानों को उनको जो है वो नुकसान पहुंचा है। जबकि कोलकाता में कई मॉल जो है वो आज सुबह खुले थे, लेकिन शाम होते होते अभी खबर मिल रही है कि पुलिस ने जबरदस्ती, जैसे कोलकाता का जो साउथ सिटी मॉल है वो उसे बंद करवाया है। तो इस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं। आप देखें कि हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ आप यात्रियों की भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से। शबाना, खबर ये थी कि एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट को जो है वो 3 बजे के बाद वहां से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी, क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप देखें कि जो पूरा सन्नाटा छाया है, हालांकि इसके बावजूद लोगों को मैसेज दिए जाने के बावजूद जो है वो मुसाफिर आए हैं, लेकिन उन्हें जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि तमाम जो फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई है। खबर ये भी मिल रही है कि बाहर जो लोग हैं वो जो पहले से बाहर थे, जो अंदर पहुंच चुके थे एयरपोर्ट के अंदर, वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि जिन्हें बहुत जल्दी पहुंचना था, लेकिन क्योंकि ये पहले से कह दिया गया था कि 3 बजे के बाद, और शायद ये कल भी इसी तरह के सिचुएशन रहे। जो मेट्रो सर्विस है वो अभी तक फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन मेट्रो तरफ से भी कहा गया है, हुकाम की तरफ से भी कहा गया है कि वो भी हालात के पेश नजर जो है वो अपनी सर्विस बंद कर देंगे। ट्रेनें कई ट्रेनें रद्द हुई है। अभी जो खबर आई है कि जो हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस मेल थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसा ही जैसा आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर मुसाफिर भरे हैं और वो आए हैं जरूर, लेकिन कोई भी फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भर रही है। इससे ज्यादा भीड़ जो है वो। शबाना, हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक हम ये चाहेंगे कि आप ये कोशिश करें कि आपके साथ कुछ अगर वहां फ्लाइट से सफर करने वाले जो मुसाफरीन हैं वो अगर वहां मिल सकें तो उन्हें उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी आप, और हम सुनेंगे कि नाज़रीन हमारे सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। फिलहाल हम रुख करते हैं नीलू का, और सुधीर जैन मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा अपने नुमाइंदे नीलू के पास चलता हूं। नीलू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के दफ्तर के पास हैं। नीलू, मैं जानना चाहूंगा कि अब किस तरह की वहां से ये वार्निंग्स आ रही हैं, या आगे कितना ये तूफान खतरा बन सकता है, क्या वहां से मिल रही है बातें? विशाल, देखिए मैं इस वक्त मौसम विभाग के दफ्तर में खड़ी हूं और आपसे कुछ देर पहले जो मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी, और उनका ये कहना है कि थोड़ी सुकून की खबर आई है कि जो रफ्तार हवा की बहुत तेज थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि अभी भी करीब करीब 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, लेकिन पहले की तुलना में ये काफी कम है, क्योंकि कहा यह जा रहा था 175 से 160, 165 ऐसे गति से हवा बह रही थी। तो ये एक सुकून की बात है, लेकिन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बह रही है तो ये भी कम नहीं होती है। लेकिन बारिश अब भी हो रही है उड़ीसा में, और इनका यह कहना है कि मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में ये पश्चिम बंगाल की तरफ हवा का रुख हो जाएगा, ये तूफान पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएगा। और जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो, सबको रद्द कर दिया गया है। चेतावनी के तौर पर लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। तो उस वक्त जब ये पश्चिम बंगाल में दाखिल होगी मध्य रात्रि में, तो करीब करीब जो हवा की रफ्तार होगी वो 99 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी, और धीरे धीरे ये जब ये आगे बढ़ेगी तो ये बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ जाएगी, और शायद तब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि करीब करीब 6 तारीख तक इसी तरह से, यानी कि 6 मई तक अलर्ट जारी किया गया है कि 6 तारीख तक जो लोगों को उड़ीसा के तट के आसपास जो लोग थे, क्योंकि हमारा अलार्मिंग सिस्टम विशाल इतना दुरुस्त कर दिया गया है कि लोगों को 5-6 दिन पहले ही कह दिया गया था कि यहाँ तूफान आने वाला है, और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन इनका कहना है कि 6 तारीख तक जो लोग अपना घर बार छोड़कर दूर चले गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर चले गए, वो करीब करीब 6 तारीख तक अपने घरों की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तब तक एक अलार्मिंग सिस्टम बना हुआ है, अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 6 तारीख के बाद वो जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम और आप सब देख रहे हैं कि तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, उस तबाही का आंकलन अभी नहीं हो पाया है, और शायद जब ये तूफान गुजर जाएगा, जब ये आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद ही तबाही का आंकलन होगा और ये पता चल पाएगा कि इस तूफान ने कितना तबाही मचाई है, कितना नुकसान हुआ है। देखिए नीलू, एक बात तो ये है, पहले यह खबर थी कि तूफान जो है वो उड़ीसा के तट से टकराएगा,
और फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगा। लेकिन क्या अब इस बारे में कोई ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है कि ओडिशा और मगरबी बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश या फिर और जो साहिली जो रियासतें हैं उससे सटी जो दूसरी रियासतें जैसे झारखंड है या बिहार है, क्या इन सब या तमिलनाडु है, इसमें भी कुछ ज्यादा असर होगा? यहाँ के लोगों को भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरी निदेशक से बात हुई थी। और विशाल, इस वक्त मैं बता दूं कि जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, डायरेक्टर का इस वक्त दफ्तर है और यहां पर एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर जो अधिकारी हैं, मौसम विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी, उनकी एक मीटिंग चल रही है इसी तूफान को लेकर। वो लगातार उड़ीसा से संपर्क बनाए हुए हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, तूफान किस जगह से कहां किस तरह से गुजर रहा है, कितनी तबाही मचा रहा है और आगे आने वाले समय में ये किस तरह से गुजरेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले, जो मीटिंग से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उनका यह कहना था कि झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। फिर भी लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि अगर तेज हवा चलती है या फिर बरसात होती है तो आप एक अलर्ट के तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकले। एक अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान या फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब होना इन राज्यों के लिए फिलहाल इस तरह की कोई बात निकलकर सामने आ नहीं रही है। इनका कहना है कि वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये तूफान जो है वो निकल जाएगी और 6 तारीख के बाद तब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो पाएगी। नीलू, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे इसहाक का, जो हमारे साथ इच्छापुरम यानी जो आंध्र प्रदेश का एक इलाका है, इच्छापुरम से जुड़े हैं। इसहाक, किस तरह की वहां पर तबाही आप देख पा रहे हैं या फिर ये कि सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है? हाँ विशाल, आज सुबह में 11 बजे जो है ना तूफान जो है ना उड़ीसा के पुरी की तरफ निकल गया है। इसलिए यहाँ इच्छापुरम में जो है ना लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल रात से जो है ना यहाँ तेज रफ्तार से यानी 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के तेज रफ्तार से हवा चली, जिसके कारण 2 दिन से यहाँ पे पूरी बिजली ठप हो गई। और जो है ना वैजाग और विजयनगरम जो है, जो जाके वो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है, कम इफेक्ट है, मगर लगातार वहाँ भी बारिश होने की हमारी रिपोर्ट आ रही। और जो RTGS जो रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम जो है ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चला रहा है, उसके तरफ से पूरी मालूम है अभी फिलहाल जो है ना पुरी के पास 22 किलोमीटर तेज रफ्तार से ये तूफान है ना चल रहा है और ये बंगाल की तरफ जाने की ये इन लोग बता रहे। और जो है ना इलेक्शन कमीशन भी जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो इफेक्टिव है वहाँ पे जो इलेक्शन कोड है वो पूरी तरह से निकाल दिया है। और पूरे 1-1.5 लाख से 3 लाख तक जो है ना जो इफेक्टेड एरियाज है जो वो है पूरे उन लोगों के वास्ते ये जो कोड है उसको भी पूरे तरह से निकालने का अनाउंसमेंट किया है। आज सुबह 12 बजे वो इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया है। जो कलेक्टर्स है सुबह से जो है ना इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी जो है ना लगातार जो कलेक्टर्स और जो RDO जो है उन लोगों से बात कर रही है। NDRF के जो है ना 10 से 15 जो बटालियन जो है ना वो पूरे इस काम में लगे गए। जो जहाँ बिजली के खंभे गिर गए और जहाँ झाड़ जो रोड है, मेन रोड जो हाईवे हैं, वहां पे पूरे झाड़ा और पूरे गिर गए हैं, उसको निकालने की कोशिश करे। ये मालूम पड़ता है कि कल तक यानी कल शाम तक पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आने की संभावना है। जी, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि तैयारियां किस लेवल पर की गई थी और क्या लग रहा है कि बहुत पहले से इस बारे में जानकारी मिलने के बाद, वार्निंग मिलने के बाद इसका फायदा हो सका, खासतौर से जो समुद्री किनारे जो लोग रहते हैं उन लोगों को? तितली तूफान के बाद जो है ना रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम जो है ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट निकाली थी, जहाँ पे पूरा जब तूफान स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी उसको निगरानी रखी जाती है। इसमें जो है ना लगातार 20 अफसर जो है ना क्लाइमेट के और दूसरे जो है ना अफसर है वो पूरे उसमें लगे रहते हैं। कहाँ पे है और कितना इसका नुकसान हो रहा है और कैसा हो सकता है तो पूरा अप टू डेट जहाँ जो इफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे नेल्लूर और प्रकाशम, उसके बाद जो है ना वैजाग, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ये पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जो जिम्मेदार अफसर है पूरे उन लोगों को जो कुछ छुट्टी पे है और जो इलेक्शन ड्यूटी पे थे उन लोग पूरे के कैंसिल कर दे के पूरे लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया। जहाँ सिस्टम है NDRF के जो है ना विजयवाड़ा से पूरे 5 बटालियन जो है ना NDRF के वहाँ पे गए और जो है ना JCB और पूरे जो झाड़ा और जो एरिया में किसी रेती और जो जरूरत होती पूरे लारी जो सिस्टम जो है ना वो पूरा यहाँ से भेजा गया है। जो ठीक है इसहाक, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और सुधीर जैन साहब, मैं जरा सा
से और रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी आप ध्यान से रिपोर्टर्स को सुने, क्योंकि पहले हमें जरूरी है कि हम रिपोर्टर से हाल ले लें कि क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं। हमारे साथ सबीर थमल जुड़े हैं पुरी से। पुरी जो ओडिशा का सबसे ज्यादा ऐसा जो शहर माना जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा तबाही या नुकसान हो सकता था। सबीर थमल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमें ये बताइए कि पुरी में और आसपास के इलाकों में क्या सूरत हाल है और क्या नजारा दिख रहा है आपको वहां इस वक्त? सबीर थमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। हालांकि हमारी कोशिश थी कि उनसे हम सीधे तौर पर जुड़ें, और लेकिन काफ़ी चूंकि तेज़ हवाएं हैं इसके लेकर दिक्कत आ रही है, इसलिए हम सीधी तस्वीरें भी उनके साथ नहीं दिखा सकते। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे फ़ोन के जरिए जुड़ने की। शबाना, आपके साथ कुछ पैसेंजर्स अगर हैं जो चूंकि आप एयरपोर्ट पे हैं तो उनसे पूछिए, बात कीजिए कि कब उन्हें ये इत्तलात मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल होंगी और उनके लिए वहां पर इंतजामात क्या हैं, क्या उन्हें परेशानी कुछ उठानी पड़ रही है इस वक्त? बिल्कुल विशाल, हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो एयरपोर्ट आए थे। आपको कब पता चला कि यहाँ आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मैं लगभग 1:30 बजे इधर आया। 1:30 बजे आया मैं इधर, और इधर गेट पे मेरे को बोल दिया, बोले आज की फ़्लाइट कैंसिल है। लगभग यहाँ आने के बाद में मैसेज आया मेरे पास में एयरलाइंस का। कहाँ जाने वाले थे आप? मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ, पैसे से पंडिताई करता हूँ, कल की शादी करवानी है किसी की। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो शादी मुश्किल हो रखी है, बहुत बड़ी परेशानी हो रखी है। क्लाइंट के फोन पे फोन आ रहे हैं। तो कैसे, मतलब पहले मैसेज नहीं आया था कि ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल होगी वेदर की? मैं इधर आया उसके बाद में मैसेज आया। लगभग मेरी लगभग 3:15 की फ्लाइट थी इंडिगो, और मैं यहाँ पहुँचा लगभग 1:30 बजे दोपहर को। तो फिर यहाँ आने के बाद में गेट के बाद में मेरे को रोक। चलिए शबाना, बहुत शुक्रिया आपका उनसे बात किया। हम सीधे रुक करते हैं सुधीर जैन साहब का, जो एक्सपर्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। सुधीर जैन साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि क्या इस बार ऐसा माना जाए कि एक सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है हमारे पास कि हमने कबल अज वक्त जानकारी इकट्ठा कर ली, सैटेलाइट इमेज शायद हमें मिल गई और उसके वजह कर हम जो है पहले से काफी वार्निंग देकर प्रिकॉशन लेने में कामयाब हो गए? बिल्कुल ठीक बात है ये जी। जो एहतियात का मौका हमें मिलता है तो वो मिला। हाँ। लेकिन कुछ और भी जो चीज़ें इसको लेके हैं, अभी तो खैर आपने जैसे बातचीत की जी कि हमें ये अंदाज़ा नहीं है अभी कि क्या नुकसान हुआ, क्या किस तरह का हुआ। और जब इस तरह के कोई मौका आता है नेचुरल कैलेमिटी का, तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है जी। तो बहुत अभी खबरें हमें पता चलेंगी बाद में। और जहाँ तक उसकी इंटेंसिटी का सवाल है, तो जैसा ये कहा जा रहा था कि ये चौथे, मतलब जो 4 तरह के जो हमारी तूफान हैं उनको अगर हम देखते हैं कि भाई ये कितने अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से, तो ये हम अंदाज़ा कर रहे थे कि ये चौथे यानी सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा तेज़ किस्म का तूफान होगा। तो जिस तरह की ये रफ्तार इसकी कम हुई है और उसको और कम होके आगे जाकर और कम होने की उसके दिख रहा है कि और कम हो जाएगा जी जी। तो ये चौथे की बजाय ये तीसरे या दूसरे उसका श्रेणी का ही तूफान बन के रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। और ख़ासतौर पर पहले से हमें जो खबर मिलती है उस खबर से भी हमें एहतियात का मौका मिला। जी हाँ, तैयारी बिल्कुल ठीक हुई। और हमारे पास कुछ पुराने अनुभव भी थे, उन्हें जैसा अभी जिक्र किया आपके रिपोर्टर ने जी कि 1999 का, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी जानें गंवाई, तो वो भी हमारे पास था। तो इस लिहाज से ये अच्छी बात है, मतलब ये हमारे अच्छी खबर है कि एक तो हमें पहले से जानकारी मिली, दूसरा खुद जो भी कुदरत का कहर है वो कम दिख रहा है। जी। एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये लगभग आप देखिए पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम देखें तो कई बार, चाहे वो तितली तूफान हो या फिर आयला हो, ऐसे कई तूफान जो है वो एक के बाद एक आते रहे। क्या ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी इस तरह से बढ़ती चली जा रही है एक के बाद एक, इसकी वजह क्या है? और क्या आगे भी अभी बहुत जल्द ऐसे किसी हालात का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा?
ये नेचुरल फेनोमेनन है, मतलब ये जो है बिल्कुल कुदरती एक चीज़ है। मतलब जो आप देखें कि जो हमारा इलाका है मतलब इक्वेटर के पास का, जिसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, तो वो 20 तूफान जी 20 तूफान का हमारे पास वो है कि हम अपने इलाके में ये इसको महसूस करते हैं, मतलब बाकायदा इसको भुगतते हैं जी। तो उस लिहाज से ये नेचुरल चीज़ है। अब इसकी इंटेंसिटी का सवाल है, आते हर साल हैं। जो भी हमारा टाइम ये वाला है जो मई का है, अप्रैल मई में, तो एक तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, तो उस मानसून के पहले और उस मानसून के बाद, यानी अप्रैल और मई और उधर पर अक्टूबर और नवंबर, ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है। बस फर्क ये रहता है कि कई बार बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमें ये नेचुरल कैलेमिटी दिखती है, कई बार नहीं दिखती है जी। तो इस बार जैसा हम ये सोच रहे थे कि ये चौथे नंबर का होगा, यानी जो सबसे बड़ा सबसे तेज है, जिसको कि हम सीवियर साइक्लोनिक बोलते हैं, तो वो इस बार वैसा नहीं है। अभी नीलू भी हमें बता रही थी, जो दिल्ली में मौसम विभाग के दफ्तर के पास है, नीलू हमें बता रही थी हमारे नुमाइंदे की अच्छी बात यह है कि इसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है, और जो उन्हें वहां से जानकारी मिल रही है कि ये रफ्तार कम ही होती जाएगी। नीलू, सिर्फ एक सवाल लेकर आपके पास में आ रहा हूं कि क्या हर घंटे पर या 2 घंटे पर क्या वहां से कुछ ब्रीफिंग हो रही है इस तरह की, और क्या ये पक्का है कि रफ्तार अब कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं? बिल्कुल, जिस तरह से डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि ये रफ्तार धीमी ही होगी, बढ़ने की अभी ऐसी कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये तूफान, वैसे वैसे थोड़ा सा कमजोर होता चला जाएगा और फिर ये बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जहां तक हम अपने एक्सपर्ट को भी सुन रहे थे, जिस तरह से, और डायरेक्टर साहब से भी इस बारे में मेरी बात हुई कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह के साइक्लोन आते हैं अप्रैल मई के समय हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि अक्टूबर नवंबर का भी जो महीना होता है उस वक्त भी साइक्लोन आने का महीना होता है। लेकिन अप्रैल में इतनी इंटेंसिटी का ये तूफान आना अपने आप में चिंताजनक है, और उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आज से पहले इतना तापमान कभी नहीं बढ़ा और इतने दिनों तक ये तूफान वहां पर नहीं रहा। करीब करीब कह रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बंगाल की जो खाड़ी में जो दबाव का क्षेत्र बना और उसके बाद जो इतना जबरदस्त तूफान उठा है, ये जरूर चिंता की बात है। हालांकि देखिए, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन नुकसान जो ये करके गया है वो अपने बारे में बड़ी बात है। जी, तो फानी तूफान आ चुका है। तूफान उड़ीसा के साहिल से टकराया भी और उसे उड़ीसा में तबाही भी मचाई। उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम या रात के बाद उसका रुख पश्चिम बंगाल यानी मगरबी बंगाल की तरफ हो जाएगा। लेकिन किस तरह की तबाही मचाई और कितना प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, और क्या ये बहुत ही अननेचुरल है या बहुत नेचुरल है जो चीजें हो रही है, हम कितने तैयार हैं, हमारा सरकारी सिस्टम कितना तैयार है, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो कितनी तैयार है, इस बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट सुधीर जैन भी जुड़े हैं, लेकिन सीधे पहले हम रुख करेंगे साबिर थामल का, जो हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे। साबिर, आपके पास आ रहा हूं, किस तरह का वहां पर नजारा अभी आप देख पा रहे हैं, कितना नुकसान अब तक इस तूफान ने बर्पा किया है? देखिए, साइक्लोन फोनी का इम्पैक्ट इतना हुआ है उड़ीसा में, जितना जो पूर्वानुमान था, प्रेडिक्शन था, उसमें काफी ज्यादा ही महसूस हुआ है यहाँ पे। अगर आप भुवनेश्वर की बात करेंगे तो केवल भुवनेश्वर नहीं, उड़ीसा का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ है। लगभग करीब 7 घंटा हो गया, अभी भी बारिश चल रहे हैं। अभी भी जो विंड स्पीड है कुछ जगह पर 90 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी है, और सबसे ज्यादा पुरी और भुवनेश्वर का भी इम्पैक्ट हम लोग को विजुअल से पता चल रहा है। अगर आप बोलेंगे भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था, अभी फोनी का इम्पैक्ट में अभी पहचाना मुश्किल हो जाएगा, इतना जो डैमेज हुआ है यहाँ पे। अगर मेन रोड के आसपास जो ट्री है और जो साइन बोर्ड है और कुछ करीब जो टेलीफोन टावर, इलेक्ट्रिसिटी टावर, ये सब अभी डैमेज हो गए हैं। टोटली कनेक्टिविटी फेल हुआ है सिटी और आसपास। भुवनेश्वर के नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा, पुरी, जाजपुर, जगतसिंहपुर, नयागढ़, खुर्दा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी अभी कनेक्टिविटी का जीरो है। जो आप बोल पाएंगे कि और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर विजुअल हम देखेंगे, जो हमारा कॉरेस्पोंडेंट भेजे हैं वहाँ का विजुअल, अगर कोई ऐसा पहचान नहीं पाते कि ऐसा हालत सामना करना पड़ेगा। इन 2000 जो पहले 2013 में फाइलिंग और उसके बाद हुडहुड, उसके बाद 2017 में तितली था,
वो 3 साइक्लोन से ज्यादा फोनी का इम्पैक्ट इतना हुआ कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन से ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर बोलेंगे तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और जो गवर्नमेंट मशीनरीज है वो क्लोजली वॉचफुल है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली डेथ टोल नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन जो हमारा रिलायबल सोर्स से हम लोग को पता चला कि अभी 6 लोगों का डेथ हुआ है इस साइक्लोन की वजह से। अगर 12 लाख आसपास लोग स्थानांतर हुए हैं जो इवाकुएशन प्रोसेस में साइक्लोन सेंटर में अभी रह चुके हैं, लेकिन अभी जो हालत जो आप देखेंगे जहाँ फोनी का, तो आसपास शाम हो जाएगा, वो वेस्ट बंगाल के तरफ से जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लो होगा बारिश और विंड स्पीड। लेकिन अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि जो लोग साइक्लोन सेंटर में हैं उन लोग को सुरक्षा देना, उन लोग को रिलीफ जुटाना। और उड़ीसा का अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, साइक्लोन के बाद फ्लड का सिचुएशन भी, बाढ़ का सिचुएशन भी होता ही रहता है, लेकिन इस इम्पैक्ट कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक नहीं पता चल रहा है। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा अभी बारिश चल रही है सारा उड़ीसा में। जी, ये जो बताया जा रहा है कि वहां पर रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी देर शाम तक, और उसके बाद ये इसका जो रुख है वो पश्चिम बंगाल, मगरबी बंगाल की तरफ हो जाएगा। तो इस वक्त वहां पर जो साहिली इलाके हैं वहां के बारे में बातें आ रही थी कि करीब बहुत बड़ी संख्या में गांवों को खाली कराया गया है, कैंप्स बनाए गए हैं। क्या वहां पर सुविधा लोगों को मिल रही है या फिर लोगों में कुछ दिक्कतें हैं वहां? देखिए, जो पिकस में भी स्टेप के कल से जो गवर्नमेंट की तरफ से 12 लाख लोगों को स्थानांतर किया गया जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं। हाँ, उन लोग अगर देखेंगे तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट 3 लाख से ज्यादा लोगों को साइक्लोन सेंटर और स्कूल और जो पक्का घर है वहाँ पे सुरक्षित स्थान को लिया गया है, क्योंकि लाइफ रिस्क में है। लेकिन वहाँ पे अगर देखेंगे तो रिलीफ देना शुरू हो गया कल शाम से, लेकिन अभी इतना हवा और इतना विंड स्पीड है, बारिश भी चल रहा है, तो हम लोग को भी दिक्कत होता है रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन कुछ प्लेस है जहाँ पे कनेक्टिविटी टोटली डैमेज है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, नेटवर्क भी, मोबाइल नेटवर्क भी अभी फेलियर हो गया है। जी, नवेश से भी हम कोशिश करेंगे, जो पारादीप से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने वाले हैं नवेश। लेकिन फिलहाल साबिर, हम इस बुलेटिन के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपके पास आएंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इस हालात में भी अपनी ड्यूटी करने के लिए, खबरों को इकट्ठा करने के लिए, और हमारे जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे नाजरीन हैं, दर्शक, उन तक पहुंचाने के लिए जानकारी। शुक्रिया आपका। फिर से चलते हैं सुधीर जैन के पास। सुधीर सर, सवाल यहां पर यह है कि जितनी बड़ी मतलब आशंका, ये जितने ज्यादा खतरे की आशंका थी, क्या ये समझा जाए कि वो अंदेशा तो अब नहीं है, लेकिन क्या वक्त ऐसा है कि थोड़ा अभी कॉम्प्लासेंट हुआ जाए या अभी अलर्ट रहना चाहिए लोगों को? ये जो बात आपने रखी, तो इसमें ये इशू आता है कि जो इंटेंसिटी है, चाहे वो अर्थक्वेक की हो चाहे साइक्लोन की हो जी, उसमें उसका ताल्लुक नुकसान से है नहीं जी। बहुत कम इंटेंसिटी की कोई चीज बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है अगर हमारे पास, अगर वो वल्नरेबल है, अगर वो बहुत नाजुक है जगह या वो इलाका। तो ये तो वैसा इशू है जो कि एड्रेस नहीं हो सकता, उस पर अंदाजा करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत छोटी सी 60-70 किलोमीटर की हवाएं भी जो हैं वो सैकड़ों लोगों को यहाँ से वहां कर सकती हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अभी जो ब्रेक के पहले एक रिपोर्टर आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, क्योंकि ऐसे मौके पर ही हमें ये याद करने का मौका या हमें बातचीत करने का मौका आता है। वो ग्लोबल वार्मिंग को अभी हाल ही में इसी एक हफ्ते पहले हम अर्थ डे वो गुजार के आए हैं। जी हाँ। अच्छा, पूरे अपने देश में अर्थ डे पर जो भी साइंटिस्ट हैं या जो हमारे बहुत अच्छे ऐसे स्कॉलर्स हैं, इवन जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से हमें ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है या जो प्लाइट है, उस प्लाइट पर बहुत ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला। जी हाँ। क्योंकि ये जो साइक्लोन है, इस साइक्लोन का जो जेनेसिस है, यानी जो पैदा होता है, उस पैदा होने का सिर्फ एक ही कारण हम ढूंढ पाए हैं, यानी हम जान पाए हैं, और वो ये है कि हम जिस इलाके में हैं अपनी पृथ्वी के, वो इक्वेटर के ऊपर नीचे का इलाका जिसको हम ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, तो वहां पर सीधी किरण पड़ती है सूरज की, वो गर्म होता है। तो उस गर्मी से जो भी पानी उड़ा और उसने उड़ने के बाद वहां पर प्रेशर डेवलप किया, ठीक है, तो उस प्रेशर डेवलप करने से ये तूफान बन रहे हैं, साइक्लोन बन रहे हैं।
अब अगर वो गर्मी ज्यादा आती है जी, अगर वो किसी वजह से चाहे वो हमारी खुद की बनाई हुई हो चाहे वो नेचुरल हो, तो उस गर्मी से इसका बनना तो तय है कि हाँ इस तरह के साइक्लोन बनेंगे जी। तो अगर हम प्रिडिक्ट करें, अगर हम पहले से कोई भविष्यवाणी करें या हम पहले से अंदाजा लगाएं कि क्या इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज, इस तरह की जो कुदरती कहर हैं वो कहर हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो एक छोटा सा आंकड़ा है कि 150 साल का जो हमारे पास हिसाब है कि हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारी जो पृथ्वी है वो किस रफ्तार से गर्म हो रही थी, तो वो 0.05 पर 10 ईयर्स, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ईयर से गर्म हो रही थी। और अभी हम नहीं पाया 25-30 साल में जी हाँ कि इसकी रफ्तार 0.22 हो गई, यानी करीब 4 टाइम्स हो गई, यानी 4 गुनी रफ्तार से ये जमीन गर्म हो रही है। 4 गुनी रफ्तार से हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की ये प्रॉब्लम है। तो नेचुरली जो साइक्लोन की जेनेसिस है उस जेनेसिस पर इसका फर्क पड़ेगा जी। अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, और न सिर्फ जो इस फील्ड के लोग हैं बल्कि जो भी अलाइड, जो भी जियोफिजिक्स के लोग हैं, जो और अदरवाइज अर्थ जो साइंसेज हैं, उनसे जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए जी। सुधीर साहब, जरा आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक बार फिर से रुख करता हूं शबाना का, उनके पास कुछ और भी आज असाइनमेंट है, उन्हें हमें छोड़ना होगा। शबाना, एक आखिरी सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्या इस वक्त वहां एयरपोर्ट में किसी तरह का कोई क्योस की कोई खबर है? चूंकि काफी बड़ी तादाद में ऐसे पैसेंजर्स रहे होंगे जो जब एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्हें पता चला होगा कि फ्लाइट कैंसिल है, या फिर ये कि जिस तरह से लगातार आज अखबार में या फिर टेलीविजन पे ये खबर लगातार जारी है, तो लोग, ज्यादातर लोग पहले से ही उन्हें मालूम हो चुका था। शबाना, ये जो है खबर देनी चाहिए थी, वो उस तरह से खबर तो नहीं मिली। आपने देखा कि अभी एक पैसेंजर थे जिन्होंने कहा कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए तब उनके मोबाइल पे मैसेज आता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हालांकि हमारे चैनल के जरिए हमने भी कोशिश की थी कि हम तमाम एयरलाइंस के जो है अराकीन है उनके साथ बातचीत करके जो भी अपडेट था वो देने की कोशिश की थी, लेकिन जो सुबह खबर मिली थी वो यही थी कि वो जिस तरह के हालात बदलेंगे उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब जो है वो टोटली फ्लाइट जो है वो तमाम की तमाम फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, लेकिन लोगों को खबरें जो है वो देर से मिली है। इसकी वजह से एयरपोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है, लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है उनका कोई मुतबादिल इंतजाम करने में वो नाकाम रहे। आपने देखा कि हमारे साथ जो पैसेंजर थे वो पंडित थे और शादी के लिए वो जा रहे थे, तो ऐसे में एक तरह की जो है वो गुस्सा जो है वो आज एयरपोर्ट अथॉरिटी को भुगतना पड़ रहा है। आप देखें कि एयरपोर्ट के बाहर जो एयरपोर्ट के जो गेट है उनके अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों का एहतजाज हो रहा है, और एहतजाज के बाद जो गेट है वो भी बंद कर दी गई है और उन्हें गेट से ही जो है वो बाहर किया जा रहा है कि आपके मोबाइल में मैसेज आ गया होगा या आया है, आप एक बार चेक करें। तो जिसकी वजह से भी जो पैसेंजर्स हैं उनको परेशानी हो रही है और वो अपना गम और गुस्सा जो है वो दिखा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से खबरें मिलनी चाहिए थी फ्लाइटें कैंसिल होने की वो नहीं मिल पाई, वो बर वक्त नहीं दी गई। शबाना, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। साबिर थमल, उन्होंने बताया कि जो रिलायड सोर्सेज से खबर मिली है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। पुरी के कई ऐसे जो निचले इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है, वहां से भी खबर है कि तेज हवा और बारिश वहां भी हुई है कुछ इलाकों में, और आंधी तूफान को लेकर कुछ जानें भी वहां गई हैं। अभी पूरा इस बारे में आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। तो कितना इस तूफान ने कहर बरपाया और कितना खतरनाक ये हो सकता था, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की वजह कर नए नए जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी वजह कर इसकी जानकारी पहले से ही मिल गई और किस तरह से हम तैयार खुद को कर पाए। जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिजर्व टीम जो है, फोर्स है, NDRF की टीम ने भी इस बारे में काफी कुछ मुस्तैदी दिखाई थी। NDRF मुतासिरीन को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में भी काफी मदद करती रही उसकी टीम, और करीब 12 ऐसे जिले थे जो साहिली जिले थे, उनके तमाम निचले इलाकों की आबादी को वक्त रहते ही खाली करा लिया गया था। NDRF को तैनात किया गया और NDRF के DIG रणदीप राणा से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने कुछ बातचीत की है, वो आपको हम सुनाना चाहते हैं कि किस तरह उन्होंने NDRF की टीम
टीम ने वहां डिप्लॉय किया खुद को और लोगों के बीच में काम किया, और क्या वो मशवरे दे रहे हैं? कई राज्यों में जिस तरह से चक्रवात के आसार दिख रहे हैं और जिस तरह से वहां पे बकायदा चक्रवात वहां पे कहर ढा रहा है, इस मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ है रणदीप राणा। सर, किस तरह से बकायदा एनडीआरएफ की टीम वहां पे मुस्तैद है और आप लोग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? साइक्लोन फौनी के सिलसिले में पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ की टीम्स प्रभावित इलाकों में लगातार तैनात है। इस समय अभी फिलहाल अभी कितने टीम है, कितने, और इसके साथ साथ में आसपास अभी तक क्या खबर मिल रहा है, कितना वहां पर तबाही हुआ है या क्या अभी सिचुएशन है? देखिए, जो इस प्रभाव की शुरुआत करें तो जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज हैं उनमें आज सुबह से लगभग 7:30-8 बजे के बाद से प्रभाव कम होना शुरू हो गया था और वहां पे हमारी 12 टीम लगी हुई है, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन जो भी रेस्टोरेशन के काम की जरूरत है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार आज सुबह से ही काम कर रही है। कितनी टीम? उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में 12 टीम एनडीआरएफ की अभी काम कर रही है। उड़ीसा में जहां पे लैंडफॉल हुआ है वहां पे एनडीआरएफ की 28 टीम लगी हुई है और आज सुबह तक पिछले 3 दिन से दिन रात वो लोगों के बीच में रह के ही जागरूकता अभियान चला रही थी, इवैक्यूएशन में मदद कर रही थी। और अभी जैसे जैसे मौसम इजाजत देगा बाहर निकल के काम करने की, हमारी टीम्स उसी प्रकार से साइक्लोन का प्रभाव को देखते हुए जगह जगह जाके अब लोगों की। और सुधीर जैन हमारे साथ लगातार बने हैं। सुधीर जैन, आपके पास ये सवाल लेकर मैं आ रहा हूं कि अभी इससे पहले आप बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे खतरा है और कैसे जो अर्थ है उसकी जो गर्माहट है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ये आने वाले दिनों में हमें और कुछ इस तरह के डिसबैलेंस को दिखाएगा और ऐसे और तूफान का हमें सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर साइंटिस्ट अगर किसी इफेक्ट के लिए कॉज को ढूंढ लाए हैं, अगर वो किसी असर के लिए उसकी वजह को ढूंढ लाए हैं जी, और अगर हम साइक्लोन की वजह ये मान रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर नीचे गर्मी का होना और अनइवन होना वो इसकी वजह है तूफान बनने की जी, और ये लगातार मतलब पिछले यानी सन 70 के बाद 30 साल और 50 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है ही, और हमने ये निकाल के देख लिया है कि तूफान के आने का यानी जो साइक्लोन के आने का एक मुख्य कारण ये है। और अगर हम उधर पर ग्लोबल वार्मिंग से ये जान गए हैं जी कि हमने पिछले 30-40 साल में अपनी जमीन की गर्माहट को 5 गुना होते हुए देखा है, 0.05 से 0.22 पर 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि हम इस तरह की जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस हैं, उसको बढ़ते हुए देखेंगे। ओके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुदरती तौर पर चीजें हो रही हैं उसे तो रोका नहीं जा सकता, उसके खतरात को, उसके असर को कम करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे अभी बताया गया कि जितने भी साहिली जिले हैं, खासतौर से मगरबी बंगाल के और ज्यादातर उड़ीसा के, उन्हें उनके निचले इलाकों से खाली करा लिया गया था लोगों को। मछुआरों को भी कई दिनों पहले से वार्निंग दी गई थी कि वो ना जाएं। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि इन खतरात को रोकने के साथ साथ जो हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु में जब हमने बहुत पहले देखा था सुनामी का जो कहर था, उसने जितनी तबाही मचाई थी, उसके बाद क्या हम इतने तैयार हो गए हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं दे पा रही? आपने जो सवाल किया उससे 3 सवाल उससे बन गए जी। पहला सवाल, अगर ये आपके पास वक्त का इतनी गुंजाइश हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले तो आसमानी और सुल्तानी यानी जो मैन मेड है और जो कुदरती है, तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम समझ पाए हैं वो ये समझ पाए हैं कि कुदरती जो है वो तो है ही, लेकिन जो इंसानी दखल है, जो इंसानी हरकत है, उस हरकत से भी हम अपनी ओजोन लेयर को और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं सारी दुनिया। और खासतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अभी इस वक्त इंतजाम में लगे हैं, इसको कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, 1-1, 2-2 साल करके हम उसको खिसकाते हैं कि जो हमें कार्रवाइयां करना चाहिए, जो हमें जो प्रोएक्टिव होना चाहिए, वो हम नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की अवेयरनेस खड़ी की जाए, और ये चूंकि मसला उसका नहीं है कि वो
कोई कॉमन मैन के लेवल का हो। जी। इसको तो जो भी हर देश की जो अपनी सियासत है, हर देश की जो रियासत है, हर देश की जो अपनी सल्तनत है, उसका देखने का काम है ये, और उस पर कोशिश चल रही है। जी। तो यहाँ पर एक बार हमें तय कर लेना चाहिए कि कितना ये कुदरती है और कितना इंसानी है। तो एक तो ये मसला है। और जो दूसरी बात आपने कही कि जो कोस्टल एरिया में जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, जो कि इस वक्त साइक्लोन प्रोन है, जी हाँ, जो प्रवण है, जो नाजुक है, जो वल्नरेबल है, तो अब बहुत छोटी सी बात है ये कि जो साइक्लोन है, जो भी 150, 200, 250 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं से वो गरीब आदमी जिसके पास कच्चे मकान हैं, जिसके पास छत नहीं है, वही इसमें अफेक्टेड होता है। ये रफ्तार हवा की इतनी ज्यादा नहीं है कि पक्के मकान को उड़ा सके, यानी 4 इंच मोटी जो हमारी स्लैब होती है उसको उठा सके। जी। तो उस पर तो नुकसान वो होता ही है। खेतों में जो भी फसल पड़ी हुई है उसका हमारे पास इंतजाम नहीं है कि उनको हम कहाँ रखें, हमारे पास स्टोरेज नहीं है। जी। अभी तो हिंदुस्तान की ये हालत है कि जो भी फसल बिल्कुल हमारी तैयार हो गई, जो हमने गेहूं या अपनी जो भी धान जमा करके रखा है, उसको भी हम खुले में रख रहे हैं। तो इस तरह की साइक्लोन तो उसको पूरा का पूरा उड़ा सकते हैं। तो अभी तो ये तो जो मसला है कि इसके कहर को या इसकी जो नुकसान है उसको कम करने का क्या मसला है। जी। तो चलिए आगे जाकर कोई ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने ये बताया कि जो हमें अपडेट्स मिल रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कि जो हवा की रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये और धीमी पड़ती जाएगी। लेकिन जब तक ये खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता तब तक बहुत ज्यादा इस बारे में इत्मीनान भी शायद ठीक नहीं है। अभी ये उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों को अपने शिकंजे में ले रखा है इसने, लेकिन धीरे धीरे जब इसी की बात है कि देर रात तक ये मगरबी बंगाल होता हुआ बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा या बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। लेकिन अब एहतियात सबसे अहम है, जैसा सूर्यजैन साहब भी कह रहे थे। सूर्यजैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी मालूमात फराहम करने के लिए। साथ ही हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर्स जिन लोगों ने भी इस बारे में जानकारी दी है। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।